भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर और मेरे साथ में सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा मौजूद हैं। एसआईआर को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है अभी, और बड़ी बैठक जो है वो लंबे समय तक चली है, जिसके अंदर तरुण चुग भी मौजूद रहे हैं। गोपाल जी, कांग्रेस निरंतर इस चीज़ का विरोध कर रही है। वो कह रहे हैं कि हम नीचे स्तर तक जाएंगे, वोट चोर गद्दी छोड़, इसको आंदोलन को तेज करेंगे, राजस्थान में एक जगह पर जाएंगे। ये एक षड्यंत्र है भाजपा का वोट चोरी करने का। देखिए, गद्दी तो छोड़ ही चुके हैं वो ज़्यादातर जगह। आप तो चोरी की तो उन्होंने ज़्यादातर जगह गद्दी छोड़ दी है, और बाकी कल रिजल्ट आ रहे हैं। बिहार के अंदर भारी बहुमत से एनडीए की सरकार लौट रही है। इस पर भी वो ये कह रहे हैं कि 63 लाख वोट जो है वो आपने हटा दिए, यही आप करते आ रहे हैं। तो क्या किया जाए, अगर आप दूसरे देशों के वोट जोड़ लें और कहें कि उनको आपने शामिल नहीं किया, तो ये कैसे संभव? तो आज जो बैठक हुई है उसके अंदर क्या निर्देश देके गए हैं? सामान्य बैठक। तरुण चुग जी, हमको आज पता है वो विभिन्न उद्देश्यों को लेकर के आए थे। आज हमारी राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर जी के पिताजी का भी दिखाई, तो वहीं चले गए। कुछ समय रुक करके वो पीए की बैठक में चले गए, और धनखड़ जी भी वहीं से आए। तो इनकी जो अपने राष्ट्रीय नेताओं की चिंता है वो है वंदे मातरम की 150वीं शताब्दी, वो है सरदार पटेल जी की 150वीं शताब्दी, वो है बिरसा मुंडा जी की 150वीं शताब्दी, वो है एसआईआर की सही ढंग से गहन पुनरीक्षण होना, वो है अहिल्याबाई के 300वें वर्ष के लिए कार्यक्रम, वो है अपने महर्षि दयानंद जी के 150वें वर्ष के लिए कार्यक्रम। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सक्रिय मूड में रहती है, तो हालचाल लेते रहते हैं कि सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सही ढंग से चल रहा है। बिल्कुल। अशोक गहलोत ये कह रहे हैं, आपने वंदे मातरम की बात की, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की विरासतों पे हमला कर रही है और उनको अपने नाम करने का प्रयास कर रही है। आपका क्या योगदान था वंदे मातरम में, वो ये पूछ रहे हैं। गहलोत साहब ने इतिहास कम पढ़ा है, वो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं, और वो कैसे रहे हैं रिजल्ट शीट मेरी देखी हुई नहीं है, लेकिन उनको ये संविधान के अंदर जो बहस हुई संविधान सभा में, उसको पढ़ना चाहिए। उसमें खुद जवाहरलाल जी ने, मेरे पास कॉपी पढ़ी, उन्होंने जवाहरलाल जी ने कहा कि वंदे मातरम को हम अपेक्षित स्थान इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि हमारे पास में उसकी धुन नहीं थी, इसलिए हमने जन गण मन को बाहर भेजा। लेकिन जवाहरलाल जी को भी ये पता नहीं था कि वंदे मातरम 1876 में बना, और उसके 2 साल के अंदर अंदर ही धुन भी बन चुकी थी, नाटक भी हो चुका था, और वंदे मातरम गाया जाने लगा था। तो जो ये बार बार कहते हैं कि हमारे उनको ले गए, हमारे उनको ले गए, दरअसल क्या है कि टीकाराम जी के साथ भी यही समस्या है, क्योंकि शिष्य उन्हीं के हैं। अभी मेरे को आपके कहते कहते बात ध्यान आ गई, उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा है जिसने कि ये सब चीजें पैदा की। मैं अभी देख रहा था, हिंदू महासभा के जन्मदाता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए मदन मोहन मालवीय थे, और राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैंने मदन मोहन मालवीय जी को कहा कि आप कांग्रेस के अंदर फैली हुई मुस्लिम सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए हिंदुओं का नेतृत्व स्वीकार करिए और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जिस सरदार पटेल ने संघ को बैन करने की बात की, आज वही सरदार पटेल के नाम पर यूनिटी मार्च, तो उन्होंने अध्ययन नहीं किया हुआ है ना। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के अंदर लंबा पत्र व्यवहार चला है, और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने सरदार पटेल ने संघ के पक्ष में नेहरू जी को दलीलें दी है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आप साथ दे रहे हो सरदार पटेल और वंदे मातरम? नहीं, हम लोग तो बचपन से ही अनुयायी हैं। उन्होंने नहीं देखा होगा, मैंने तो सरदार पटेल का जिस कमरे में जन्म हुआ, जहाँ पर वो पले बढ़े नडियाद के अंदर, जहाँ पर उनका स्मारक है, हर जगह जाकर के साष्टांग दंडवत किया हुआ है। चलो साहब, ये तो हो गई सरदार पटेल की बात, वंदे मातरम की बात। राजस्थान के अंदर एक उपचुनाव भी हुआ है अंतर में, और वहाँ पे 4 मुख्यमंत्री नजर आए। एक तो प्रेजेंट मुख्यमंत्री और 3 पूर्व मुख्यमंत्री।
2 उप मुख्यमंत्री नजर आए, दर्जन भर मंत्री नजर आए, विधायक नजर आए, सांसद नजर आए, बड़ा चुनाव बन गया वो अंता का उपचुनाव। आप नदारद दिखे वहाँ से। नहीं, उससे पहले ये है कि वहाँ 4 तो मुख्यमंत्री आप गिन के बता रहे हैं, कई मुंगेरी लाल भी थे जो ये सोच रहे थे कि हम आगे जाकर के मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसे टीकाराम जी जूली हैं, हमारे बहुत ही खास डोटासरा जी हैं, इस तरह के कुछ और लोग भी हैं जो दिन में सपने देखते रहते हैं कि क्यों नहीं हम बनेंगे, हमारी जाति सबसे बड़ी। जातिवाद फैलाने गए थे आप वहाँ पर, जातियों की बात करने गए थे। चुनाव के अंदर जाति की बात करना अवैधानिक है। और फिर वहाँ इसलिए थे कि हम लोग यहाँ भी सक्रिय थे, जैसे जयपुर के अंदर सभी बिहारियों की सभा हुई और उसमें उन्होंने प्रतिज्ञा की कि हम अपने रिश्तेदारों को कह करके वहाँ पर एनडीए के पक्ष में बिहार में वोट दिलवाएंगे। वो तो गहलोत ने भी माना है वो बात, तो गहलोत ने कहा हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, भाजपा ने तो ट्रेनें बुक कर करके बिहारी देती है। सही कह रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि राजीव फाउंडेशन वगैरह ये सब सारे हैं ना, इनके ऊपर नज़र है, इनके ऊपर नज़र है। इनकी नेता, इनके प्रतिपक्ष के नेता और इनके जवाई जी ये सब जमानत पर छूटे हुए हैं। सबके पीछे एक ही आरोप है, आर्थिक आरोप। आपने कहा कि कई मुंगेरी लाल पहुंचे थे वहाँ पे, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, एक दर्जन, लेकिन वहाँ पे वो सब तो आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो, वो सब तो आपके पार्टी की चिंता कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि वसुंधरा जी बड़ी लायक हैं, उनको घर बैठा रखा है, क्यों भाई? अगर लायक उनको लगते हैं तो ये वो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनको अपने वाले नालायक लगते हैं, अपने वाले नकारा लगते हैं। तो जब अच्छी जगह देखेंगे तो उनको अच्छे लोग नजर आएंगे। वो उन्होंने हमेशा कहा है कि कभी भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी की आलोचना नहीं। उन्होंने एक बार कहा था, मेरे को 10 साल पहले की बात, ज़्यादा पुरानी बात है, 20 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति है जो मौत से नहीं। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब हम इज्जत करते। इनको भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, प्रधानमंत्री जी सहित सब कहते हैं कि अच्छे हो, लेकिन व्यक्ति का अच्छा होना, विचार का अच्छा होना और मुंह से अच्छा प्रकट करना, इन तीनों में फर्क है। चुनाव की बात कर ले साहब, आप तो विधायक के साथ साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी हो, और मुझे लगता है पत्रकार आपके अंदर सदा जीवित है और जीवित ही रहेगा। आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हो? एक नया लड़का आया था नरेश मीणा, इसमें लड़के का विषय नहीं, मुख्य विषय ये है कि राजस्थान के अंदर राजशाही सामंतशाही में बदली और सामंतशाही जातिवाद में बदली। इस चीज का डर लग रहा है कि क्या यह गुंडागर्दी में बदलेगी। ऐसे 5-7 लोग जो कि चाहे जो मुंह से बोल सकते हैं, किसी पर हाथ छोड़ सकते हैं। गहलोत साहब भी कह रहे थे, बोले इनको पिस्तौल या उसका बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। उनको खुद को डर लग रहा है, उनको खुद को डर लग रहा है, क्योंकि वो तो ऐसे ही जाते हैं लोगों के बीच में। तो ये स्थिति चिंताजनक है। इसको जिस तरह से मीडिया ने इस बार लिया और हाइप किया है, ये मतलब कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर राजस्थान के अंदर गुंडागर्दी बढ़ती है, अराजकता बढ़ती है, तो हमारा महाराणा प्रताप और रामदेव जी, गुगा जी, पाबू जी का राजस्थान, इसकी क्या स्थिति होगी? और आप जिसकी बात कर रहे हो वो नरेश मीणा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। वो ये कहता है कि अगर मैं आवाज उठा रहा हूँ तो मैं गलत क्यों हूँ? नहीं, आवाज उठाना गलत नहीं, आवाज उठाते उठाते गला बैठा जाना गलत है। और दूसरी चीज है कि मैं नरेश मीणा जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर लाखों लोग दिखाई दिए, जितनी वहाँ की जनसंख्या ही नहीं है, मतदाता ही नहीं है। टीएन सेशन ने इसी पर तो रोक लगाया था, इतने लोग जाएंगे नामांकन करने के लिए, रैली के अंदर इतने लोग रहेंगे, इतने लोगों को आपको पहले सूचना देनी पड़ेगी। वहाँ जो चुनाव के नियम है वो दिखाई नहीं दिए। और गोपाल जी एक ही बताओ, जो आपकी पार्टी रोड शो करती है, मैंने ये कहा, निर्दलीय मैंने तो ये कहा कि टीएन सेशन ने वो तो यादाएं लागू तो सब पे ही हुई होंगी। हाँ, क्यों नहीं, सब पर क्यों नहीं होगी? अब जैसे कोई आदमी डंडा चलाता हुआ दिख रहा है, वहां पर आपने देख लिया कि ये तो बीजेपी का रोड शो है, डंडा दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, आपको ये नहीं दिख रहा है कि नीचे सांप चला रहा है। आप डंडा नहीं उठाएंगे, सांप काट लेगा।
तो राजस्थान की जनता को जो उग्रवाद के हवाले किया जा रहा है वो उसका विरोध करना पड़ेगा, जनता को करना पड़ेगा। पर साहब कहीं ना कहीं विपक्ष आपका ये कह रहा है, जिसको आप उग्रवाद का नाम दे रहे हो, विपक्ष कह रहा है आपकी भी टीम है साहब। नहीं, कहने में दिक्कत क्या आती है, जी भी तो हिलानी पड़ती है। कहने में क्या दिक्कत है, वो बी टीम कह दें, सी टीम कह दें, डी टीम कह दें, सच बोलना जानते हैं क्या वो लोग? गोपाल जी तो दोनों तरफ नहीं, सच बोलना जानते हैं क्या? सच बोलना जानते हैं। सच ये है कि राजस्थान राजशाही से सामंतशाही में गया, सामंतशाही से लोकतंत्र का पूरा प्रभाव होता, उससे पहले जातिवाद फैल गया और अब उसको उग्रवाद में लाने की कोशिश हो रही है। उसमें जो भी है, किसी भी पार्टी का हो, वो पूरी तरह से गलत है। जातिवाद से तो किसने इसको बचाने का प्रयास किया? जातिवाद में तो क्या आपकी बात करें तो आपकी पार्टी शामिल नहीं है, आप भी जाति देखिए, ऐसा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नहीं जानते, राजस्थान का इतिहास नहीं जानते, वो नहीं कह सकते। दरअसल राजस्थान का जब जन्म हुआ उस समय राजस्थान के चुनाव जातिवाद के आधार पर नहीं हुए। बाद में धीरे धीरे कांग्रेस ने विभिन्न जिलों के अंदर जातिवादी नेताओं को आगे ला करके जिले का प्रमुख बनाना शुरू किया। उस जातिवाद के खिलाफ विद्रोह हुआ और विद्रोह के अंदर आम जनता आकर के खड़ी हुई और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा, बयाना में कभी कोली चुनाव नहीं लड़े हुए थे, लेकिन कोली सामने आई कि हमारा हम सामान्य जनता है, हमारा हमेशा शोषण होता है, और फिर लगातार वाल्मीकि कभी राजस्थान में गया, लेकिन राज्यसभा के जरिए पहली बार MP बने। तो ऐसा हर जगह के ऊपर जातिवाद के खिलाफ विद्रोह और जातिवाद के खिलाफ विद्रोह के कारण ही 2 बार लगातार, जो कहते हैं कि रिवाज है, ये है, भैरव सिंह शेखावत जी 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बने हैं। तो परिणाम क्या निकला साहब? आज फिर वही जातिवाद पे जो खड़े हैं। मैं कह रहा हूँ जातिवाद से खतरनाक उग्रवाद। जातिवाद के अंदर हम समझा सकते हैं कि किस चीज का जातिवाद करते हैं। हमारी जातियों में इतने बढ़िया नेता हुए हैं, लेकिन अब जो उग्रवाद की कोशिश हो रही है कि फलाने को घेर लो, उसको पकड़ लो और 3 साल ऐसा नहीं होने देंगे, 5 साल ऐसा नहीं होने देंगे, ये तो ऐसा हो गया जैसे हमने कानून को अपनी मुट्ठी में बंद कर दिया। कल को कहेंगे आप ये छापो, नहीं छापोगे तो फिर देख लेना उधर से आने नहीं देंगे। ये क्या बात है? राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकार पहली बार भी बात क्यों नहीं सुन लेती? किसकी? किसकी? लोगों की जेल के अंदर चले जाइए, पूछिए, सब कहेंगे हमको छोड़ दो, तो उनकी सुन ले बात। अगर हम जेल में जाके लोगों से कहें कि आप क्या चाहते हैं, हमको छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे हम भूख हड़ताल कर देंगे, तो वहीं रहना पड़ेगा। कोई भी ये नहीं कह सकता कि बिना किसी गलती के या अपराध के भजन लाल जी की लोकतांत्रिक सरकार ने किसी के साथ भी गलत व्यवहार किया। कोई भी दुनिया का इतिहास नहीं कर सकता हिंदुस्तान जिसके अंदर 11 साल के अंदर एक भी सरकार बर्खास्त नहीं हुई, जबकि कांग्रेस ने हमेशा कोई भी पार्टी विरोध करे उसकी सरकार बर्खास्त कर। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जनता की सरकार, ये लोकतांत्रिक सरकार। लेकिन सर जीत की भूख तो सबको है ना? हाँ, क्यों नहीं है? जीतेंगे नहीं तो भारत माता की रक्षा कैसे करेंगे? भारत माता को आगे कैसे बढ़ाएंगे? इसके लिए जीतना जरूरी है। जीतना और इतनी मजबूती से जीतना। क्या सिर्फ आप ही के जीतने से ही भारत माता मार दिया ना कांग्रेस ने? पत्रकार ही रह गए ना, हासिल किया वो कांग्रेस ने। और आपके क्या हाल चाल है? वैसे बढ़िया। खुद ये लोग कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का अरे भाई, काम जितनी ताकत उसमें लगाई उतनी पीओके में लगाते तो हमारे साथ होता। एक आखिरी सवाल, भारत माता की बात आ गई है, आपके यहाँ पे एक काम चला था, चल रहा है मशाल जुलूस जयपुर में, वो मशाल जुलूस के अंदर अमर जवान ज्योति पे अभी खबरें नहीं आती पार्टी के कार्यकर्ता जूते पहनकर चले गए। और जब सवाल किया गया तो स्पष्ट होकर गए, ये तक कह दिया कि ये तो चले गए, इनके लिए अपने संबंध को खराब करना। इसको कैसे देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, हमें को ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अमर जवान शहीदों और हमारे जवानों की श्रद्धांजलि की जगह
ऐसी जगह के ऊपर नंगे पांव जाना भी उनको श्रद्धांजलि है। और कई सारे ऐसे मिलिट्री वगैरह के कार्यक्रम होते हैं जिसमें जूते पहनकर जाने को गलत नहीं माना जाता। यूनिफॉर्म है उनकी। हाँ, वो यूनिफॉर्म तो अपने को इसमें देखना पड़ेगा कि जाने वाला कौन व्यक्ति है, लेकिन इसकी सावधानी बरतनी चाहिए कि श्रद्धा हमको पूरी तरह से निभानी है। ठीक और है। उसमें कोई भी गलती करता है तो गलती है। गलती तो लोग ये तक कह देते हैं साहब कि ये तो चले गए, इनके लिए अपने संबंध क्यों खराब कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, भाई ऐसा कल के लिए छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं। अब तो सिफारिश आ गई आपकी कल के लिए। तो साहब अंता चुनाव के ऊपर बड़ी बातें कही हैं। एक बात जो यहाँ सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने कही है वो बहुत बड़ी है कि चुनाव की तरह होना चाहिए, लेकिन जातिवाद से उग्रवाद की तरफ जनता को धकेलना ये कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बन सकता है। कल नतीजा आएगा, कल भी आप तक सारी अपडेट्स पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।